हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट का, क्विक रिवीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, जिसमें सेक्शन 42 कहता है डिपॉजिट ऑफ विल। डिपॉजिट ऑफ विल पार्ट 9 है, ठीक है। इसको देखते हैं। 42 सेक्शन है डिपॉजिट ऑफ विल। इस पे कहता है कोई भी टेस्टेटर या तो खुद जो कि विल बनाता है, टेस्टेटर खुद पर्सनली भी हो सकता है या अपने अथोराइज एजेंट के ज़रिए जो डॉक्यूमेंट वो एज विल करना चाह रहा है, उसकी जो सील कवर है उसको जो है किसी भी किसी भी रजिस्ट्रार के पास जमा करवा सकता है विद द नेम ऑफ द टेस्टेटर और हिज एजेंट। यानी कि उसके ऊपर जो है उस टेस्टेटर का नाम होना चाहिए जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए ये विल को जमा करा रहे हैं, या उस जो कि एजेंट है जिसका ऑथोराइज़ किया गया है उसका नाम होना चाहिए, और साथ ही स्टेटमेंट होनी चाहिए कि कौन सी नेचर का ये डॉक्यूमेंट है इसकी, ठीक है। नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट सील, और ये सील होना चाहिए, ठीक है। जो विल हो उस पर सील लगी हो। इसका जो सेकंड पॉइंट है जिसमें ये कहता है टेस्टेटर शेल आल्सो इंडोज ऑन द कवर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन। यानी कि उसके कवर के ऊपर नेम और एड्रेस होना चाहिए उस पर्सन का जिसको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी कि टेस्टेटर के मरने के बाद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। यानी विल है, टेस्टेटर जो है उसने एक विल बनाई हुई है, और तो उसके मरने के बाद वो विल किसके नाम पर है उसका नेम और एड्रेस लिखा होना चाहिए ताकि बाद में वो विल खुलवा सके। फिर सेक्शन 43 पे आ जाते हैं, प्रोसीजर ऑन डिपॉजिट ऑफ विल। यानी कि प्रोसीजर कैसा होगा, जिसमें कहता है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ठीक है, तो वो बुक नंबर 5 में उन डॉक्यूमेंट्स को लिखेगा, और उस डॉक्यूमेंट्स के और साथ ही ईयर, मंथ, डे और हॉर भी लिखेगा, ठीक है। और डियर और नेक्स्ट क्या कहा हुआ है, उसकी प्रेजेंटेशन पे भी वो डियर यानी कि जो बुक नंबर 5 है उसके ऊपर ईयर, मंथ, डेट और हॉर भी लिखेगा, और रिसिप्ट के ऊपर भी यही चीज़ लिखेगा। एंड द नेम ऑफ एनी पर्सन हु मे टेस्टिफाई टू द आइडेंटिटी ऑफ द टेस्टेटर। और कोई ऐसा पर्सन यानी गवाह की बात कर रहा है कि जो कि टेस्टेटर को आइडेंटिफाई करता है या उसके एजेंट को आइडेंटिफाई करता है, तो वो जो गवाह है उनका भी लिखने के बाद उसको क्या कर देगा, सील कर देगा, उस कवर को सील कर देगा, ठीक है। और सील करने के बाद वो जो रजिस्ट्रार है फायर प्रूफ बॉक्स में उस डॉक्यूमेंट को रख देगा, ठीक है, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम सेक्शन 44, जिसमें कहता है विड्रॉ ऑफ सील कवर डिपॉजिट अंडर सेक्शन 42। जहाँ पर टेस्टेटर अगर चाहे या उसका एजेंट उसके बिहार पे चाहे कि वो उस सील को विड्रॉ करना चाहता है, वापस लेना चाहता है, यानी उन्होंने रजिस्ट्रार के पास जमा करा दी है लेकिन वो ये फिर वापस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रार को उसकी विड्रॉ के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 45, प्रोसीडिंग ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर। यानी कि जहाँ पर टेस्टेटर की डेथ हो जाती है, तो यानी कि पहले यहाँ पे टेस्टेटर था, ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोसीजर जहाँ पर टेस्टेटर की डेथ हो जाती है, तो वो पर्सन जो कि अगर उस विल को विड्रॉ करना चाहता है या सील को खुलवाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रार को, और फिर रजिस्ट्रार अगर उसको वो विल की देगा तो वो कुछ फ़ी वगैरह लेके बुक नंबर 3 में उसको नकल कर देगा। यानी कि बुक नंबर 5 में ओरिजिनल लिखा हुआ है उसी को फिर बुक नंबर 3 में लिख देगा उस डॉक्यूमेंट को, और फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है तब उसको वो मतलब कि वो जो डॉक्यूमेंट होंगे विल के वो वापस कर देगा। जहाँ पर रजिस्ट्रार जो है को लगे कि कोई भी जो है यानी कि टेस्टेटर की डेथ हो गई है और कोई भी नहीं आता उस विल को खोलने के लिए, तो अंडर सेक्शन 44 के तहत तो फिर रजिस्ट्रार को जो प्रोसीजर ठीक लगे उस प्रोसीजर को फॉलो करेगा उसके फर्दर, यानी कि रजिस्ट्रार फिर को जो प्रोसीजर ठीक लगे उसको फर्दर उसको फॉलो करेगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 46, जिसमें कहता है सेविंग से ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसको देखते हैं। इस सेक्शन में कहता है जो कि फर्दर ऊपर सेक्शन 45 में बताया हुआ है उसका कोई भी इफेक्ट, यानी कि जितने भी ऊपर सेक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं 44, 45, 42 वगैरह, उसका जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सक्सेशन एक्ट के ऊपर 1925 के में जो है,
ठीक है, उसके रूल्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट इसमें कहता है कि ये जो है सक्सेशन एक्ट के ऊपर कहता है प्लस पावर ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट्स की पावर के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, असर नहीं होगा। यानी कोर्ट जो है कभी भी ऑर्डर करे कि विल को मंगवाने के लिए तो विल को मंगवा सकती है। फिर नेक्स्ट जो है सेकंड में ये बात कहता है कि जहाँ पर अगर कोर्ट ऑर्डर करे कि विल को मंगवाना है तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, बुक नंबर 3 में उस विल को ओरिजिनल उसकी विल की कॉपी लिख देगा, यानी कि जिस तरह वो विल बनी हो उसी तरह ही वो लिख देगा और ओरिजिनल जो है कोर्ट के पास सेंड कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 46 है जिसमें कहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ विल, यानी कि विल को कब रिवोक किया जा सकता है या कब ख़त्म किया जा सकता है। विल को कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, और उसको रजिस्टर करना या लाजमी नहीं है। तो यहाँ पर कहता है किसी अगर विल को रजिस्टर किया हुआ है तो 1 जुलाई पे वो जो रजिस्ट्रार होगा 1 जुलाई पे नोटिस भेजेगा डिपॉजिटर को, यानी उस टेस्टेटर को जिसने विल जमा की हुई है या रजिस्टर की हुई है, विल रखी है। तो यहाँ पर कहता है 1 डे ऑफ जुलाई, हर साल के 1 डे ऑफ जुलाई को वो विल 1 डे ऑफ जुलाई हर के रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही वो नोटिस भेजेगा डिपॉजिटर को या उसके नॉमिनीज को, इंक्वायरी करेगा डिपॉजिटर के प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर, और हर तीसरे साल पे फिर हर तीसरे साल यानी कि 1 जुलाई के हर तीसरे साल पे ये नोटिस वगैरह भेजेगा डिपॉजिटर को। ठीक है, पोस्ट नोटिस होगा। जहाँ पर अगर रजिस्ट्रार को लगे कि डिपॉजिटर जो है उसकी डेथ हो गई है, इंक्वायरी से उसको ये पता चले कि इसकी डेथ हो गई है, तो फिर जो एग्जीक्यूटेंट है जिसके नाम पे वो विल की हुई है, अगर वो कोर्ट में आए तो वो विल अगर वो आए तो उसको वो विल दे दी जाएगी, और उसको अगर विल जो दी जाएगी तो वो जुडिशियल ऑफिसर जो होगा, जुडिशियल ऑफिसर जिसका रैंक जो है सिविल जज से कम ना हो। ठीक है, यानी कि सिविल जज हो सकता है, सिविल जज के सामने सिविल जज के सामने उस विल को खोला जाएगा। और जब और अगर कोर्ट को लगे या रजिस्ट्रार को लगे कि कोई भी नहीं आया उस विल को खोलने के लिए, तो विद इन 6 मंथ यानी कि विद इन 6 मंथ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि उस विल को ख़त्म कर दिया जाएगा अगर कोई भी नहीं आता कोर्ट में। तो फिर अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है पार्ट 10 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी कि 47 सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है टाइम फ्रॉम विच रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑपरेट, यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कब ऑपरेट किया जाता है, तो यानी कि वो कब वैलिड हो जाता है। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है उसकी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से। ठीक है, उसकी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद उसको रजिस्टर करना होगा उस डॉक्यूमेंट को, और फिर वो वैलिड हो जाएगा। सेक्शन 48 देख लेते हैं कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी व्हेन टेक इफेक्ट अगेंस्ट ओरल एग्रीमेंट, यानी कि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी में मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, एंड वन टू टेक इफेक्ट, यानी कि उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा अगेंस्ट ओरल, यानी कि ओरल एग्रीमेंट हो गया या डिक्लेरेशन से ज़्यादा। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का हमेशा ही इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है ओरल एग्रीमेंट से या डिक्लेरेशन से, क्योंकि उसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 49 इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जहाँ पर यानी कि सेक्शन 49 इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में कहता है कि जो डॉक्यूमेंट यानी रजिस्टर नहीं किया गया तो वो वैलिड ही नहीं है। ठीक है, डज नॉट क्रिएट एनी राइट, और वो कोई राइट भी क्रिएट नहीं करता। सेक्शन 50 को देखते हैं सर्टन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू टेक इफेक्ट अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कुछ जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो जो है उसका इफेक्ट क्या होगा अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो वो जो इसका यही है कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसका हमेशा हाई इफेक्ट होता है नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अभी हम पार्ट 11 पढ़ रहे हैं जिसका सेक्शन 51 है पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के बारे में है ये, रजिस्टरिंग ऑफिसर। ठीक है, सेक्शन 51 देखते हैं कि रजिस्टर बुक टू बी केप्ट इन सिवरल ऑफिसेज, यानी कि जितने भी ऑफिसेज में जो बुक्स रखी हुई हैं तो वो कौन सी होंगी, यानी कि बुक नंबर 1 बुक नंबर 2 और 3 और 4
जो कि हर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में होगी, ठीक है। और ऑफिसेस ऑफ रजिस्ट्रार के अंदर बुक नंबर 1 और 4 होती है। तो पहले देखते हैं बुक नंबर 1 जो हो रिलेटेड टू रजिस्टर ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो कि विल से रिलेटेड नहीं होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, ऑनरशिप दे रहा है किसी और प्रॉपर्टी किसी और को, या पार्टीशन वगैरह हो गया, या लीज वगैरह हो गया, ठीक है, या मॉर्गेज या एक्सचेंज या चार्ज। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स में आते हैं और जिनकी वैल्यू 100 रुपीज़ से अपर हो, जो कि हम लोगों ने सेक्शन 17 में पढ़ लिया है। बुक 2 जो है रिकॉर्ड रिफ्यूज़ल, जहाँ पर जो है रजिस्ट्रार रिकॉर्ड को रिफ्यूज़ करता है रजिस्टर करने से, तो वो बुक 2 में लिखा जाएगा। बुक 3 के अंदर विल के बारे में लिखा जाएगा, जो कि विल को कॉपी की जाती है। जब ओरिजिनल विल मांगी जाए तो उसकी कॉपी बुक 3 के अंदर उसको उसी तरह ही लिख दिया जाता है। तो बुक 3 विल से रिलेटेड है। बुक 4 जो है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, यानी मिसलिनियस डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स जिसको जो ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो उसको रजिस्टर करो, ना करे तो ना करो, ठीक है। और बुक 5 के अंदर जो है डिपॉजिट ऑफ विल के बारे में लिखा जाता है। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 52 में, ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। तो उसकी ड्यूटीज़ क्या है कि ड्यूटी टू इंडोर्स, उसकी पहली ड्यूटी है कि डॉक्यूमेंट्स को लिखे। फिर नेक्स्ट उसकी ड्यूटी है ड्यूटी टू गिव रिसिप्ट, यानी कि वो रसीद वगैरह दे जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर वगैरह करता है। एंड ड्यूटी टू कॉपी द डॉक्यूमेंट, उसकी नेक्स्ट ड्यूटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके दे, क्योंकि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्री जो होती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसको कॉपी करने की ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ड्यूटी टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उसको ऑथेंटिकेट करार दे, तो ये भी इसकी ड्यूटी है। फिर साइन और थंब इम्प्रेशन वगैरह भी ले, जिसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रजिस्टर कर रहा है, उन पर्सनस जो पार्टीज़ हैं उनके साइन और थंब इम्प्रेशन ले और अपने भी साइन उस पर लगाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन 53 देखते हैं, एंट्रीज टू बी नंबर्ड कंसिक्वेंटली, यानी कि जितने भी एंट्रीज वो अपनी बुक में करेगा वो सीरियल नंबर वाइज होनी चाहिए। और साथ में जो कमेंस प्लस टर्मिनेशन विद द ईयर, यानी कि जिस दिन यानी कि डॉक्यूमेंट लिखा गया है और टर्मिनेट विद द ईयर, वो सारी चीज़ें जो है वो लिखेगा अपने डॉक्यूमेंट में। फिर सेक्शन 54 देखते हैं, करंट इंडेक्स एंड इंट्रीज दियरिन, यानी कि जितने भी इंट्रीज वगैरह हो वो उस बुक के मुताबिक हो, करंट इंडेक्स के यानी करंट इंडेक्स के मुताबिक हो, ठीक है, जो इंट्रीज कोई करवाना चाहे उसी तरह ही हो। फिर सेक्शन 55 में कहता है इंडेक्स टू बी मेड बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी कि इंडेक्स जो बनाएगा वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बनाएगा, उसके कंटेंट वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर खुद ही लिखेगा। यानी कि जो मेमोरेंडम बताया हुआ है, मेमोरेंडम आईजी बताता है टाइम टू टाइम, ठीक है, यानी इंस्पेक्टर जनरल बताता है। तो वो इंडेक्स में देखते हैं कि फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर होगा उसमें नेम ऑफ द पार्टीज़ होंगे, ठीक है, उन नेम ऑफ द पार्टीज़ होंगे। फिर और साथ ही जो नंबर 2 के अंदर यानी कि पार्टीज़ में क्या होगा, जो पर्सन जो है एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट और जो पर्सन क्लेम कर रहा है उनके नाम होंगे। फिर सेकंड जो इंडेक्स है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उसके अंदर उसको ऐड किए जाए या रजिस्टर वगैरह किया जाए तो वो ऐड किए जाएंगे। और जो वो उसी तरह ही उसका मेमोरेंडम होगा जो कि आईजी ने बताया हुआ हो, ठीक है, यानी इंस्पेक्टर जनरल ने। फिर थर्ड के अंदर एग्जीक्यूटरी यानी कि उन पार्टीज़ के नाम होंगे जो कि एग्जीक्यूट करते हैं विल को, ठीक है। तो विल को जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो विल से रिलेटेड, तो वो इंडेक्स 3 में लिखे जाएंगे। फिर इंडेक्स 4 जो है इसमें कहता है द नेम एंड एडिशन ऑफ ऑल पर्सन एग्जीक्यूटिंग ऑफ ऑल द पर्सन क्लेमिंग अंडर एनी डॉक्यूमेंट एवरी डॉक्यूमेंट, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट का क्लेम कर रहा है जो कि बुक नंबर 4 से रिलेटेड है, यानी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, तो उसका जो इंडेक्स होगा वो 4 नंबर इंडेक्स में उसका आएगा। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन 57, जिसमें कहता है रजिस्टरिंग ऑफिसर टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ सर्टन बुक्स इंडेक्स सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ एंट्रीज, यानी कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड है, तो वो इंस्पेक्शन के लिए वो जो बुक्स जो उसने बनाई हुई हैं या इंडेक्स बनाया हुआ है या सर्टिफाइड कॉपीज़ वगैरह जो एंट्रीज़ की बनाई हुई है,
तो वो पब्लिक रिकॉर्ड है तो उसको इंस्पेक्शन करने के लिए दे सकता है, कुछ फ़ी जो प्रिस्क्राइब की गई है उसके लेने के बाद। फिर सेक्शन 58 पे आ जाते हैं, पार्टिकुलर्स टू बी इंडोर्स ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन। कौन से पार्टिकुलर्स जो है उनको डॉक्यूमेंट्स में जो कि एडमिट किए गए हैं उनको रजिस्टर करने के लिए, तो उसको देखते हैं हम। सेक्शन 55 में कहता है जो कि ऑन एवरी डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन अदर देन अ कॉपी ऑफ द डिग्री और ऑर्डर, यानी जो वो डॉक्यूमेंट जिसको एडमिट किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्टर ऑफिसर जो है उसको लिखेगा। उसमें क्या होगा है साइन और एडिशन ऑफ द पार्टीज़, जो कि पार्टीज़ हैं उनके साइन लिए जाएंगे जो कि डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन करने के लिए है, और उनके नाम भी लिखेगा। फिर उन पर जो पार्टीज़ हैं उनको एग्जामिन भी करेगा, साइन और एडिशन वगैरह तो कर रहा है लेकिन साथ में उन पार्टीज़ को एग्जामिन भी करेगा उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट में पार्टीज़ हैं या उन पार्टी ने साइन किया हुआ है उन्हीं पार्टीज़ को वो एग्जामिन करेगा। फिर नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट है जिसमें कहता है कोई भी पेमेंट, अगर पेमेंट ऑफ मनी या डिलीवरी ऑफ गुड्स वगैरह उसके सामने की गई हो और वो उसका रिसिप्ट जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसके सामने की गई हो, तो वो चीज़ भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर लिखेगा और उसकी रिसिप्ट भी बनाएगा, यानी कि पेमेंट ऑफ मनी की गई है उसकी रिसिप्ट बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि इफ़ एनी पार्टी एडमिटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिफ्यूज़ टू इंडोर्स द सेम, यानी कि जो पार्टीज़ है जो इन सब चीज़ों को एडमिट कर रहा है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के लिए एडमिट कर रहे हैं, लेकिन बाद में अगर रिफ्यूज़ कर दे तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी उस नोट को बाद में रिफ्यूज़ कर सकता है, उनको रजिस्टर नहीं करेगा। ठीक है। फिर सेक्शन 55 में देख लेते हैं कि इंडोर्समेंट टू बी डेटेड एंड साइन बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि जो इंडोर्समेंट वगैरह वो कर रहा है जिसमें नाम लिख रहा है पार्टीज़ के, उनको एग्जामिन वगैरह कर रहा है या पेमेंट ऑफ मनी या डिलीवरी ऑफ गुड वगैरह कर रहा है, तो उसके जो इंडोर्समेंट वगैरह करेगा उसको लिखेगा तो अपने पास, तो उसकी डेट भी उस पर उसी दिन की होनी चाहिए और साइन भी खुद भी करेगा और उन पार्टी से भी साइन लेगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन 60 पे जिसमें कहता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें कहता है कि जो कि एनी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी कंपाइल्ड, यानी कि जो डॉक्यूमेंट उसको रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई है अगर उसको वो सर्टिफाइड करा है तो वो अपने पास एक वर्ड लिखेगा, रजिस्टर्ड लिखेगा, साथ में उस नंबर भी देगा और पेज नंबर भी लिखेगा। ठीक है। अगर उस डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड कॉपी अगर वो दे रहा है, फिर उस सर्टिफिकेट पे साइन भी होने चाहिए, सील यानी कि मोहर जो होती है, और डेट भी उस रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम सेक्शन 61 पे आ जाते हैं कि इंडोर्समेंट एंड सर्टिफाइड कॉपीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स रिटर्न, यानी कि जो कि इंडोर्समेंट या सर्टिफाइड कॉपीज़ जो कि सेक्शन 59 और 60 के अंदर बताई गई है, अगर उनकी कॉपी दे रहा है तो वो अपने पास बुक नंबर 1 में वो मेंशन करेगा। ठीक है। यानी कि अगर उसकी सर्टिफाइड कॉपी किसी को दे रहा है या जो कि उसने इंडोर्समेंट जो चीज़ अपने पास रजिस्टर की गई है या उसकी सर्टिफाइड कॉपी से अगर सर्टिफाइड कॉपीज़ अगर फर्दर दे रहा है, ठीक है, तो उसको अपने पास देखेगा। फिर सेक्शन 62 में कहता है कि प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज अननोन टू रजिस्टरिंग ऑफिसर, जहाँ पर जो सेक्शन 19 के अंदर जो कि लैंग्वेज जो थी अननोन थी रजिस्टरिंग ऑफिसर को, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर सेक्शन 19 में ऑर्डर करता है कि इसकी ट्रू ट्रांसलेशन लेकर आओ, और फिर जब पार्टीज जो है इस डॉक्यूमेंट की ट्रू ट्रांसलेशन भी लेकर आती है तो वो उस डॉक्यूमेंट को भी यानी कि एज अ डॉक्यूमेंट ही समझा जाएगा, और जो ओरिजिनल अगर डॉक्यूमेंट वगैरह वो कॉपी अगर अटेस्टेड कॉपी अगर किसी को प्रोवाइड करेगा तो साथ में वो ट्रांसलेशन जो है ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट जो है उसकी कॉपी भी वो देगा। ठीक है। यानी कि वो आरओ की ये भी जिम्मेदारी है कि वो जो ट्रांसलेटेड कॉपी है उसकी डॉक्यूमेंट भी देगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।